किसी भी गार्डनर के लिए ना अपने आप से बीज उगाना और उस बीज से उगे हुए पौधों को देखना बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस है। मैंने ये एक्सपीरियंस लास्ट ईयर विंटर में बहुत अच्छे से एंजॉय किया है। ये कुछ वही प्लांट्स हैं जो लास्ट ईयर मेरे गार्डन में बहुत अच्छे से खिल रहे थे, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे थे, और ये सभी प्लांट्स मैंने सीड से ग्रो किए थे। तो इस बार फिर से मैं अपने लिए विंटर गार्डन के सीड्स ग्रो कर रही हूँ। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ मैंने कौन कौन से फ्लावर के सीड्स ग्रो किए हैं और उनको किस मीडियम से मैंने ग्रो किया है। आपको बताने वाली हूँ कि उनकी केयर कैसे करनी है और कब उन्हें रीपॉट करना है। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि आपको पता चल सके कि कौन कौन से फ्लावर्स आप विंटर सीजन के लिए अभी ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही कम कॉस्ट में आप बहुत सारे प्लांट ले सकते हैं। आपका पूरा गार्डन भर जाएगा और आपकी जो खुशी होगी ना वो 7वें आसमान पे होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फ्लावरिंग गार्डन की तैयारी। यहाँ मैंने कुछ तैयारी कर ली है, मैं आपको बताती हूँ ये मैंने किया कैसे है। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवानी और मेरे चैनल प्लांट्स माई पीस में आप सबका स्वागत है। चलिए सीड्स ग्रो करने से पहले उसके लिए जो सामान हमें चाहिए वो इकट्ठा कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा सामान नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी मिट्टी और कुछ ऐसे पॉट्स या सीडलिंग ट्रे जिसमें हम अपने सीड्स को ग्रो करने वाले हैं। आप चाहें तो ये सीड्स आप सिंपल कोकोपीट में ग्रो कर सकते हैं, सैंड में ग्रो कर सकते हैं या मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं। मेरा प्रोसेस थोड़ा सा अलग है जो आप इस वीडियो में अभी देखेंगे। मैंने यहाँ पर कुछ नर्सरी पॉट्स को लिया है जो पुराने पड़े थे, कुछ पुराने पॉट्स जो थोड़े बहुत टूटे फूटे हैं तो भी चलेंगे, क्योंकि मुझे अभी बस सीड्स को ग्रो करना है। मैं इनको बड़ा होने के बाद, थोड़ा सा ग्रो होने के बाद ही रिपॉट करूँगी। यहाँ मैंने थोड़ी सी कोकोपीट ली है। कोकोपीट अपने अंदर ना मॉइस्चर को होल्ड करती है और जो हमारे सीड की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे सीड्स को कंटिन्यूसली मॉइस्चर चाहिए ही चाहिए। मैंने साथ में अपने कुछ पुराने पॉट्स लिए हैं जिनमें मैंने मिट्टी कुछ तो भर के रखी हुई थी या कुछ उनमें से प्लांट्स मर चुके थे तो उनमें मिट्टी ऑलरेडी भरी हुई थी। अब मैं इस मिट्टी को रीयूज़ करने वाली हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट ये मिट्टी रीयूज़ नहीं कर सकती। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलाऊंगी जो मेरे प्लांट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाले हैं। जब मेरे प्लांट्स थोड़े से ग्रो हो जाएंगे तो वो इस मिट्टी से अपने लिए न्यूट्रिशन ले सकते हैं। सबसे पहले मैंने ये सारी मिट्टी पॉट से बाहर निकाल दी है। इनको अच्छे से बारीक कर लिया है। बारीक इन द सेंस कि इनकी जो भी गांठें थी वो मैंने खोल दी हैं। इन सबको अच्छे से पाउडरी फॉर्म में कर दिया है ताकि जब भी मैं इसमें कोई इंग्रेडिएंट मिलाऊं तो वो आराम से मिल पाए। और वैसे भी जितने भी ये जो डंठल होते हैं, जो गांठें होती हैं या जो भी मोटे मोटे मिट्टी के टुकड़े होते हैं, उनमें सीड्स का ग्रो होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे न्यू सैपलिंग्स की जो रूट्स होती हैं वो बहुत फ्रेजाइल होती हैं, बहुत नाजुक होती हैं और वो इतने मोटे मोटे पत्थरों से अपने आप को आराम से ग्रो नहीं कर पाती हैं। अपने मिट्टी को बारीक करने के बाद अब मैं उसमें मिलाने वाली हूँ थोड़ी सी कोकोपीट। जैसे कि मैंने कहा थोड़ा मॉइस्चर होल्ड करना जरूरी है। आप चाहे तो सैंड भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास फिलहाल दोनों है तो मैं थोड़ा थोड़ा दोनों ही चीज़ें मिला रही हूँ। उसके बाद अपनी मिट्टी में न्यूट्रिशन डालने के लिए मैं डाल रही हूँ थोड़ा वर्मी कंपोस्ट। देखिए, जब मेरा प्लांट थोड़ा सा ग्रो हो जाएगा ना तो वो इसी मिट्टी से अपने लिए पोषण लेने वाला है। साथ में मैं थोड़ा सा नीम खली पाउडर भी इसमें मिक्स कर रही हूँ ताकि मेरे प्लांट में या मेरी सैपलिंग्स में कोई भी कीड़े या कोई भी फंगस का अटैक ना हो। मैं आगे और भी एक प्रोसेस बताने वाली हूँ जो आपके प्लांट्स को यानी आपकी सैपलिंग्स को प्रोटेक्ट करने वाला है, आपके सीड्स को प्रोटेक्ट करने वाला है। इस पूरे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें जो भी गांठें हैं उनको अच्छे से खोलने के बाद अब मैं इसको एक पॉट में भरने वाली हूँ। पहले उसके होल्स को कवर, नॉर्मली जैसे आप प्लांट लगाते हैं उसी तरीके से आपको इस मिट्टी को उसमें भर लेना है, बट आपको इस मिट्टी को बहुत ऊपर तक नहीं भरना है क्योंकि अभी आपको इसके अंदर और भी चीज़ें ऐड करनी है। मैंने पॉट में पहले से वाटरिंग इसलिए कर दी ताकि मेरे प्लांट में मॉइस्चर बना रहे। अब मैं इसमें से ऊपर से कोकोपीट ऐड कर रही हूँ। याद रखिए मेरी कोकोपीट थोड़ी सी मॉइस्ट है, अभी से थोड़ी सी गीली गीली है, बहुत ज़्यादा ड्राई कोकोपीट मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। यहाँ मैंने आइस प्लांट के सीड लिए हैं। आइस प्लांट की जो सीड्स होते हैं वो बहुत ही बारीक होते हैं, बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं, इसलिए उन्हें मिट्टी में दबाना नहीं चाहिए, बस ऊपर से स्प्रिंकल कर दीजिए। और जहाँ आपके सीड्स विजिबल हैं उन्हें आप चाहें तो थोड़ा सा कोकोपीट से कवर कर सकते हैं। मैंने स्प्रिंकल करने के बाद उसे थोड़ा सा कोकोपीट से कवर कर दिया। बस इतना कवर कीजिए कि वो सीड्स वहाँ से ग्रो हो पाए। ज़्यादा अगर आप दबा देंगे तो सीड्स के लिए ग्रो होकर बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। अब मैं उस नेम स्लिप को उस एक स्टिक की हेल्प से इस पॉट में लगाने वाली हूँ ताकि मुझे पता रहे कि मैंने कौन से सीड इस पॉट में ग्रो करें। वैसे भी मैं आज बहुत सारे सीड्स ग्रो करने वाली हूँ और सबको याद रखना मुश्किल होगा। आप चाहें तो और भी किसी मीडियम से पॉट के ऊपर लिख सकते हैं, स्टिक के ऊपर लिख सकते हैं, या आप किसी आइसक्रीम स्टिक के ऊपर लिखा सकते हैं। बहुत से प्रोसेस हैं जिससे आप ऐसा कर सकते हैं। ये पहला प्रोसेस था जहाँ पर सीड्स बहुत बारीक थे और मुझे स्प्रिंकल करना था। यहाँ पर कैलेंडुला के सीड हैं जो थोड़े से मोटे होते हैं। इसके लिए मैं अपने कोकोपीट में छोटे छोटे होल करने वाली हूँ और उन होल के अंदर
मैं इन सीड्स को रख के दबाने वाली हूँ। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सीड्स थोड़े मोटे हैं और इनको ग्रो होके बाहर आने के लिए थोड़ा सा आराम से ये अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। अगर मैं इनको थोड़ा सा दबा भी दूंगी तो इन पे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैं बहुत बारीक सीड को बहुत ज़्यादा दबा देती तो वो बहुत ऊपर नहीं आ पाता है। मैं सेम प्रोसेस में यहाँ पर भी स्टिक लगा कर नाम कर रही हूँ। ऐसा मेरे पास एक्चुअली बहुत सारे सीड्स इकट्ठे हैं, मैंने सारे ही सीड्स को ग्रो कर दिया और मेरे को अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। अभी मैं और सीड्स लाने वाली हूँ, उन्हें भी ग्रो करने वाली हूँ। अभी वेजिटेबल सीड्स भी रह रहे हैं। तो ये सब सीड्स ग्रो करने के लिए मेरे को बहुत सारा टाइम लगा, जो मैंने सब रिकॉर्ड नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं सब रिकॉर्ड करने लगती तो बहुत ज़्यादा देर हो जाती। आप स्क्रीन पर जितने भी फ्लावर्स दिख रहे हैं ये सब मैंने ग्रो किए हैं और इन सबको ग्रो करने के लिए प्रॉपर पॉट्स नहीं थे। यहाँ पर मैंने एक सीडलिंग ट्रे लिया है, ये मेरा थर्ड मेथड है। इसके अंदर मैं कोकोपीट को ही भर रही हूँ, क्योंकि आप देखेंगे तो सीडलिंग ट्रे में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, तो मैं नीचे मिट्टी और ऊपर कोकोपीट नहीं भर सकती। मैंने सीडलिंग ट्रे को डायरेक्ट कोकोपीट से फिल कर दिया है और इनमें सीड्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सीड्स को लगाया है। जैसे कोई सीड बहुत बारीक है तो वो ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया है, और कोई सीड बहुत ज़्यादा मोटा है तो मैंने उसको थोड़ा सा दबा दिया है। ये साल्विया के सीड हैं जो एक मीडियम साइज़ में हैं। मेरे पास साल्विया के 3-4 कलर्स थे, मैंने सब एक ही सीडलिंग ट्रे में लगाए हैं, बट सब पर मैंने टैग के लिए ये जो इसका पैकेट है ना उसको स्टिक से लगा दिया है। ऐसा करने से मुझे पता रहेगा कि कौन से सीड्स ग्रो हो चुके हैं और कौन से नहीं हैं। छोटे छोटे जब सीडलिंग्स होते हैं ना पता ही नहीं चलता है कि आपने कौन से ग्रो किए हैं, सिवाय मैरीगोल्ड के। वो तो सदाबहार है, उसको तो आप कभी भी कहीं भी पहचान सकते हैं, उसके लिए बहुत आसानी से पहचान हो जाते हैं। मैंने ऐसा करके धीरे धीरे करके अपने सारे ही सीड्स को ग्रो करना शुरू कर दिया है। मेरा ये मानना है कि आप अगर 20 सीड लगाएंगे तो आप उनमें से 5 के ग्रो होने की उम्मीद करते हैं। अगर 20 के 20 ग्रो हो गए तो भी बुरे नहीं है। गार्डन हरा भरा कलरफुल बहुत ही प्यारा लगता है। यकीन मानिए जब ये फ्लावर्स ग्रो होने शुरू हो जाएंगे और विंटर में आपके गार्डन में कलर बिखेरने शुरू कर देंगे ना, तो जितनी मेहनत आपने आज की है ये आपको बहुत ही कम लगने वाली है। आपको ऐसा लगेगा कि आपने कुछ भी मेहनत नहीं करी और आपको फल बहुत ज़्यादा मिल गया है। सीड्स लगाने में कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि ये राइट टाइम में आप सीड्स लगा सकते हैं। ऐसा ना हो बाद में आपको पछताना पड़े कि अरे मैं वो वाले सीड्स पे लगा लेती या लगा लेता तो मेरे बहुत सारे प्लांट्स और इकट्ठे हो जाते। मैंने लास्ट ईयर कुछ प्लांट्स के सीड्स ग्रो नहीं किए थे और मुझे बहुत दुख हुआ। आप सीडलिंग ट्रे में सीड्स लगाने के बाद अब वाटरिंग की बारी आती है। आपको फर्स्ट टाइम नॉर्मल वाटरिंग नहीं करनी है। एक बॉटल में आप पानी लीजिए और उसके अंदर फंगीसाइड मिला दीजिए। फंगीसाइड इसलिए क्योंकि कई बार सीड्स में फंगस बहुत जल्दी लग जाता है। अगर आप फंगीसाइड मिले हुए पानी से स्प्रे करेंगे, फंगीसाइड मिले हुए पानी से वाटरिंग करेंगे, तो आपके सीड्स पे फंगस लगने का खतरा बहुत कम हो जाता है। बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपके सीड्स खराब हों। मैंने यहाँ पर जो सीड्स लगाए हैं उनमें एक आइस प्लांट है जिसके फ्लावर्स बहुत ही खूबसूरत आते हैं। इसके बाद आता है कैलेंडुला क्रीमी वाइट। इसके फ्लावर्स भी आपने कभी शादियों में या जयमाला वगैरह में देखोगे, बहुत प्यारे लगते हैं। नेक्स्ट है गुलदाउदी वाइट या क्राइजेंथेमम वाइट। इसके फ्लावर्स भी बुकेज वगैरह में लगते हैं। यह है कैलेंडुला येलो। कैलेंडुला के आपने देखे होंगे मेरे लास्ट ईयर के फ्लावर्स बहुत खूबसूरत थे। इस वीडियो के लिंक में इन सारे ही फ्लावर्स की लिस्ट आपको दे दूंगी ताकि आप उन्हें खरीद कर अपने गार्डन में ग्रो कर सकें। बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जो आपको कभी पता भी नहीं होता कि ये सर्दियों में ग्रो हो पाएंगे। यहाँ पर मैंने साल्विया की कुछ वैरायटी लगाई है। मेरे पास इसका यहाँ पे वाइट, पर्पल एंड पिंक कलर के सीड्स थे। मेरे पास लास्ट ईयर रेड कलर के सीड्स थे, वो भी मैंने ग्रो किए थे। मैं अब की बार फिर से रेड कलर का साल्विया की जो सीड्स हैं वो लाने वाली हूँ। मेरे पास फ़िलहाल जितने सीड्स रखे थे मैंने सब ग्रो किए हैं और मैं नए सीड्स ऑर्डर करने वाली हूँ। यहाँ बहुत सी ऐसी वैरायटीज़ भी हैं जो मैंने पहले कभी ट्राई नहीं करी, पर जैसा कि मैंने कहा बाद में पछताने से अच्छा अभी कोशिश कर लेनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से जितने भी पॉसिबल सीड्स मुझे पता है कि सर्दियों में उगते हैं मैं वो सब लगा रही हूँ। नॉर्मली मैं पेटूनिया, डेजी, डियांथस, क्राइजेंथेमम, कैलेंडुला, आइस प्लांट, साल्विया ऐसे सीड्स लगाती रहती हूँ। एलाइसम के जो भी कलर्स हैं वो बहुत प्यारे आते हैं। डियांथस के मेरे पास लास्ट टाइम 5 से 6 कलर्स के प्लांट्स थे, बहुत प्यारे लगते हैं। मैंने कई सारे सीड्स तो लास्ट ईयर के फ्लावर से ही स्टोर करके रखे थे। मैंने पेटूनिया के भी सीड्स ग्रो रखे थे, मैंने क्राइजेंथेमम के सीड्स रखे थे, मैंने कैलेंडुला के, मैंने उन सब सीड्स को भी ग्रो किया। उनके फ्लावर्स के ड्राई होने के बाद मैंने उनके सीड्स को स्टोर करके रखा था। ऐसे ये सीड्स मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन जो खुद से स्टोर किए हुए सीड्स होते हैं उनको ग्रो करने में अलग ही खुशी होती है। मैं बार बार कहती हूँ जो भी काम आप खुद से कर रहे हैं ना, अपनी मेहनत से कर रहे हैं, उसका फल आपको हमेशा बहुत मीठा लगता है। यहाँ पर ये बहुत सारे सीड्स हैं जो मैंने स्टोर किए थे। डेजी का था, कैलेंडुला का था, ये आपका पेटूनिया का है शायद,
एस्टर है, ये बहुत सारे सीड्स हैं। आप चाहें तो इनमें से कोई भी सीड्स ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास पॉट्स और पॉटिंग मिक्स की या आपके पास कोकोपीट की कमी नहीं है तो आप जितने हो सके उतने सीड्स ग्रो कीजिए। अगर कुछ नहीं भी उगेंगे तो एटलीस्ट आपको कुछ तो मिलेगा ही। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। चलिए, मैंने अपनी तरफ से अपनी विंटर गार्डनिंग की तैयारी शुरू कर दी है। अभी भी बहुत से प्लांट्स ग्रो करने रह रहे हैं। एक वीडियो में मैं आपको अपने वेजिटेबल सीड के बारे में दिखाने वाली हूँ। आप प्लीज़ उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो के साथ जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है उसको यूज़ करके अपने विंटर गार्डन की तैयारी शुरू कर दीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना कहीं भी मत जाइएगा। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए किस किस ने अपने लिए विंटर गार्डन की तैयारी शुरू कर दी है। और हाँ, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।